जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध को 1877 में लिखा था। ये लिखा कब गया था? दरअसल बात ये हुई थी कि 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। मतलब कि भारत जो है तो महारानी विक्टोरिया के हाथों दे दिया गया था। उससे पहले भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन हुआ करता था। परंतु जब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनाया गया तो उस दौरान भारत के लोगों को सूचित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। इसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। यह दरबार दिल्ली दरबार का फर्स्ट दरबार कहा जाता है, जिसकी रिपोर्टिंग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। और इस निबंध में भारतेंदु ने राजभक्ति और देशभक्ति के मिश्रित भावना उनकी देखी जाती है। यह दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1876 को हुआ। इसमें महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए नेशनल एंथम बजा, जो कि उस समय का था, गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। इस निबंध को हम दो भागों में पढ़ेंगे। क्या है कि ये निबंध तो एक भाग में निबंध है और दूसरे भाग में जो भाषण दिया गया है वायसराय के द्वारा वो है। तो हम एक भाग में तो निबंध पढ़ेंगे और दूसरे भाग में जो उसके द्वारा भाषण दिया गया है या स्पीच दी गई है, हम दूसरे भाग में वो स्पीच पढ़ेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने निबंध की तरफ। अब बढ़ते हैं निबंध की तरफ। तो देखिए निबंध हमारे सामने है। इसमें लिखा है सब राजाओं का हाल अलग अलग दिखाना तो आवश्यक नहीं, क्योंकि सब वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा, सोने का तमगा मिला। बड़े अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजश्री का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। और फर हरे पर जो झंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शास्त्र आदि के चिन्ह बने थे। झंडा तमगा देने के बाद श्री युसुवास राय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। अब जो वाक्य नीचे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यही चीज़ वायसराय ने हर एक राजा से कही। अब हम उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि उन राजाओं को क्या क्या मिला। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, तो भारतेंदु जी लिखते हैं कि सभी राजाओं के बारे में अलग अलग लिखना तो कोई अलग से बात नहीं है, क्योंकि सभी का हाल एक ही जैसा था। उनको प्रमुख बात यह है यहाँ पे कि शासन अधिकारियों को जो है तो क्या क्या मिला। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिला है। यहाँ पे मिला है एक एक रेशमी झंडा, सोने का तमगा, झंडे अत्यंत सुंदर थे, यानी पीतल के झंडे थे। अब उनकी विशेषता क्या थी? पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था। एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम। तो उसकी विशेषता ये है कि झंडे के जो मोटे डंडे थे तो उसमें राजेश्वरी का मुकुट, कहाँ पे? डंडों पे। डंडों पे राजेश्वरी का मुकुट बना हुआ था। और जो एक एक पटरी लगी थी, पटरी पटरी पे राजा का नाम लिखा हुआ था। तो उनको मिला क्या? उनको एक एक झंडा मिला, झंडा, तमगा, सोने का तमगा, तमगा, और क्या मिला? बस इतना ही मिला। और उसके बाद यहाँ पे विशेषता बताई गई है। उसके बाद वायसराय ने जो वाक्य कहे राजा से वो हम देखते हैं। क्या अब ये वाक्य कौन बोल रहा है? महारानी की तरफ से वायसराय बोल रहा है। क्या बोलता है? मैं महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। महारानी श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आप उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैर खाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। वरन यह भी सरकार की बड़ी भारी इच्छा है कि आप कुल के प्रतापी
पारबंदी और अचल देखें। मैं महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने। आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहे। उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। ये वाक्य जो हमने पढ़ा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये वायसराय के द्वारा सभी राजाओं को बोला गया। उसके बाद आगे क्या है, शेष राजाओं को देखो, जो प्रमुख राजाएं थे उनको क्या दिया, एक एक झंडा दिया, उस पर तमगा लगा हुआ था, और जो झंडे का डंडा था उस पर राजराजेश्वरी का मुकुट बना हुआ था। उसमें जो एक पटरी लगी हुई थी उसमें राजा का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद क्या है, शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तमगे ही मिले। किलात खां को, ये किलात खां को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किलात खां को झंडा नहीं मिला। उन्हें एक हाथी जिस पर 40,000 का हौदा, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे पे मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई। इनके सिवाय जो सरदार साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगा 10,000 रुपये की चीज़ें दी। प्राय लोगों को इस बात को जानने का उत्साह होगा कि खां के रूप में खां का वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां ने पहना हुआ था उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उनके मुगलों से बढ़कर ना थी, जो बाजार में मेवा लिए घूमते हैं। हाँ, कुछ फर्क था तो इतना कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण समझना चाहिए कि बिल्कुल स्वतंत्र थे। सब इन्हें आने और जाने के समय श्री वायसराय गलीचे तक पहुंचा गए, पर बैठने के लिए इन्हें भी वही वायसराय के चाबूतरे के नीचे कुर्सी मिली जो और राजाओं को थी। खां साहब मिजाज में बड़ा रूखापन था। अब यहाँ पे बता रहे हैं भारतेंदु कि खां साहब का मिजाज बहुत रूखापन था। एक बार क्या हुआ कि इनके डेरे पर एक बंगाली मिलने आए। खां साहब ने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने बोला कि बस मुलाकात के लिए। तो रूखापन तो इनके अंदर इतना था कि इन्होंने कहा चलिए, अब आपको हमने देख लिया, आपने हमको देख लिया, अब चलिए, यानी अब जाइए। तो ये रूखेपन की बात कर रहे हैं बंगाली बाबू के। तो इस पैराग्राफ पे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो खां साहब है, किलात खां को क्या मिला। तो पहली बात, इन्हें झंडा नहीं मिला। इन पर क्या मिला, इन्हें 40,000 का हौदा मिला। उसके मतलब क्या, 40,000 के जो हाथी होता है, तो हाथी को राजाओं के लिए सजाते हैं, उस पर गहने वहने पहनाते हैं, तो 40,000 का वो पूरा हौदा मिला। उसके बाद इनको मिला जड़ाऊ गहने, घड़ी, और क्या मिला, कारचोबी, कपड़े, कमखाब, थान वगैरह सब मिलाकर क्या है, 25,000 की वस्तु मिली। सब मिलाकर कितने की वस्तु मिली, 25,000 की। तो ये खां साहब को मिला इतना चीज़ें, 40,000 का हौदा और बाकी वस्तुएं 25,000 का। और इनके साथ जो सरदार आए हुए थे उनको लगभग 10,000 की वस्तुएं मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। और पूछ भी सकता है कि खां साहब को क्या क्या वस्तुएं मिली। तो जो मैंने अभी आपको बताया लिख के, वो आप नोट्स बना लीजिए। देखिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप नोट्स बना लीजिए। उसके साथ ही जो यहाँ पे जो पैराग्राफ पे हाईलाइटर लगा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो पूरा निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हाईलाइटर है आप उनको पढ़ेंगे। और जो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ वो चीज़ें बिल्कुल याद रखने की हैं, बिल्कुल एकदम रटने की चीज़ें हैं, आप उनको पूरी तरह रट लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या है, बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वायसराय से मिलने आए संक्षेप के साथ लिखने योग्य है। कोई तो दूर से यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे राजाओं के हाल चाल बता रहे हैं
कि कुछ राजा तो ऐसे थे जो दूर से ही हाथ जोड़े सलाह जी हजूरी करने के क्रम में आगे आए, और कुछ तो ऐसे थे कि ऐसे अकड़ के चले हुए थे कि जब एडी कांग, जो कि उनका एक ऑफिसर है, उसने जब बदन झुकाकर नमस्कार करने का इशारा किया, तब भी वो राजा नहीं झुके। तब जो इनका एडी कांग था उसने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठ कर, और जो राजा ऐसे थे ना कि एक बार बैठ गए तो उठना जानते ही नहीं थे। जब सभा खत्म होती थी तो वायसराय को खुद बोलना पड़ता था। क्या बोलना पड़ता था? अम, क्या बोलता था एडी कांग? क्या बोलता था एडी कांग? उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तमगा, सलामी, खिताब पाने पर भी सब धन्यवाद नहीं बोल सके। और कोई बेचारे, देखो यहाँ पे क्या था ना, सब प्रकार के थे। कोई तो नमस्कार भी नहीं करता था, कोई दूर से ही सर झुकाए चला आता था, है ना। धन्यवाद भी कोई नहीं बोलता था। और क्या बोलते थे ये, इनमें से बहुत से ऐसे थे, कोई एक दो चीज़ पाकर ही एकदम हृदय विभावुल हो गए, नमस्कार बोले और धन्यवाद दिया। कुछ तो ऐसे थे कि बहुत से पदार्थ पाकर भी प्रसन्न न हुए। उसमें क्या, श्री युसवास राय पर अपनी जान माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वास राय ने कहा, आपका नगर तीर्थ में गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के समान पाते होंगे। इस जवाब में बेधड़क बोल उठे। कौन? जो महात्मा थे, उनकी बात चल रही है। क्या बोल उठे? यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी बात में बात क्या नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई। तो ख़ास बात यहाँ पे ये है कि हम जिन महात्मा की बात करें उनका नाम क्या है? नवाब लुहारू। ठीक है। तो नवाब साहिब बोलते तो बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते। कितने ऐसे वाक्य जिनके कुछ अर्थ नहीं हो सकते। नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी पर कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने क्या कहा भाई, कि हमने और क्या, नवाब साहिब देखो क्या बोलते हैं कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई। लड़कपन से ही हमने विद्या उपार्जन में चित लगाया है। पूरे पंडित हुए, कवि हुए। सिवाय नवाब साहिब ने बहुत राजभक्ति के वाक्य कहे। वासराय ने उत्तर दिया, हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजी के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा, मैं इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय सिरियुस को सुनाऊँ। सिरियुस ने जवाब दिया, मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है। मैं आप सा एक कवि भाई देखकर प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। देखिए, जो यहाँ पे हमने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो नवाब साहब है, नवाब लुहारू, जिसको कभी क्या बोलते हैं, एक महात्मा के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं कि नवाब साहब के ऊपर नज़र पड़ी, जिससे जो वायसराय ने बोला कि आपका नगर तो भाई तीर्थ है, हम आशा करते हैं कि आप दिल्ली आए हो तो आपको दिल्ली भी तीर्थ की तरह लगेगा। तब नवाब लुहारू थे, जिन्हें महात्मा बोला गया, वो बोलते हैं कि महाराज दिल्ली तो सभी तीर्थों से बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे हमारे मालिक जो मौजूद हैं। फिर नवाब साहिब जो है तो अपनी विशेषताएं बताने लगे कि भाई नवाब साहब जो है तो अंग्रेजी बहुत तेज़ बोलते थे, और तो और उनके जो दो लड़के थे उनको उन्होंने अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गणित आदि कितनी विद्याओं का बखान किया है। तो जो हमें यहाँ पे याद रखने की चीज़ है, तो हमें क्या याद रखने की चीज़ है कि नवाब साहिब के पहली बात कितने दो लड़के थे,
और उनको अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गणित ये विद्या नवाब साहब ने पढ़ाई थी। उसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ है, तो यहाँ पे क्या है, नवाब साहब बोलते हैं कि हमने अन्य रईसों की तरह अपना जो लड़कपन था यानी बचपना, वहाँ पे हमने खेल कूद में नहीं बिताया, हमने वहाँ पे क्या किया, विद्या अर्जन किया और पूरे पंडित हुए। तो उसके बाद श्रीयुष बोलते हैं देखिए आपने ठीक है विद्या उद्या तो अर्जन कर लिया, आपके विद्या उद्या अर्जन का तो हम इतना धन्यवाद नहीं देते, हम आपको इस बात का धन्यवाद देते हैं कि जो आपने वेशभूषा पूरा अंग्रेजी ढंग से पहना है, ये देख के हमें खुशी हुई। ये कौन बोल रहा है भाई, वासराय बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो नवाब लुहौरी थे वो बोलते हैं कि महाराज वासराय, मैंने एक जो है तो फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसे आपको सुनाऊं। अब वासराय क्या बोलते हैं, जी देखिए पद्य और कविता सुनने का तो मेरा भी बड़ा मन होता है और मैं बड़ा खुश हुआ कि आप जैसा कवि भाई मुझे मिला, मैं ज़रूर इसे सुनने के लिए एक समय निकालूंगा। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद का पैराग्राफ है 29 तारीख को सत्र के अंत में, क्या है 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा था। इनके सिवा उनके हाथ में दस्ताने मोजे ढके थे। सब के जी में उन्हें देखने की इच्छा थी। महारानी के साथ उनके पति राजा सखाराम साहिब, दो लड़के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्री वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें सिरियुस ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकला, जिसमें सिरियुस ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं। अनुवादक मेम साहिब ने कहा, अंग्रेजी में 2-4 शब्द ही जानती हैं, ज़्यादा नहीं। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है, सिरियुस वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे। ऐसा समझते थे वायसराय ने हमारा सबसे बढ़ के आदर सत्कार किया है। भेंट होने के समय सिरियुस ने हर एक से कहा, आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तमगा पहनाने के समय बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखने की बात कही। जो ये पैराग्राफ है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया कि जो तंजौर की महारानी, यहाँ पे हमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, तंजौर की महारानी 29 तारीख को जो है सत्र के अंत में पहुँची, 29 तारीख को, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके साथ उनके पति सखाराम, पति का नाम क्या था, सखाराम थे। दो बच्चे थे, और कौन था, उनकी जो अनुवादक थी, जो क्योंकि क्या है कि महारानी तो हिंदी बोलती थी और जो वायसराय को अपनी भाषा अनुवाद करने के लिए ले गई थी, तो उनकी अनुवादक का नाम क्या था, मिसेज फर्थ, ये मिसेज फर्थ नाम था। और इसके बाद क्या है कि वायसराय ने मिसेज फर्थ को क्या बोला, मन भावनी अनुवादक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे तो आपको याद होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोला, मन भावनी अनुवादक। उसके बाद क्या है, इस वर्णन के अंत में इतना लिखना आवश्यक है कि सिरियुस, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया इसको, ठीक है। दरबार 1 जनवरी को आयोजित हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में सिरियुस वायसराय का शतकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला शीशे का काम बना था।
कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर सिरियुस अपने सिंहासन से सुशोभित थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर एक लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोगों के चम्बर थे। सिरियुस के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय सिंहासन के पीछे दो पेंच दामन बरदार, जिनमें एक सिरियुस महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र खड़े थे। उनके दाहिने बाएं दोनों मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूरी पर उनसे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासन अधिकारी राजा लोग बैठे थे। उनके मुसाहिब मद्रास, बम्बई गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत सुंदर नीले रंग के साटन, जिसके आगे लहरियादार छद्दा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद के तार बने थे। राजाओं की कुर्सियां नीले साटन से मढ़ी थी। एक एक के सामने झंडे गाड़े थे, वो वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांत के अनुसार बैठाए गए थे। यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण? यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो महत्वपूर्ण भाग है, पहली बात कि इस पैराग्राफ में भारतेंदु ने जो वायसराय ने यहाँ पे दरबार आयोजित किया था, तो दरबार में जो उन्होंने अपना जो संपन्नता दिखाई थी, समृद्धि दिखाई थी, उस चीज़ का उन्होंने दिया है। और बाद में वो ये भी देखे कि भारत की जनता जहाँ पे वो शासन करते हैं कैसी दरिद्र है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी संपन्नता समृद्धि दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे अभी वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो फैक्ट याद रखना है, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में अभी वर्तमान समय के पेपर पे आता है, जो कि डायरेक्ट निबंध के अंदर से फैक्चुअल चीज़ें उठा के पूछी जाती हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो हमें जो यहाँ से याद रखना है, तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हमें यहाँ से क्या है कि मैदान जो था नगर से कितनी मील दूर था भाई, 5 मील दूर। पहली बात ये हो गई। नंबर दूसरा, जो सिरियुस वायसराय का चबूतरा था वो षटकोण था। क्या था? षटकोण। ठीक। उसके बाद ये छत तो ठीक है, रुपहला पर्दा ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पे क्या सिंपल सी बात है, सिरियुस के चबूतरे की विशेषता बताई गई है। ठीक है। उसके बाद बताया सिंहासन के 2 पेंच, जिसपे एक तरफ सिरियुस जम्बू महाराज का बेटा था और दूसरी तरफ कर्नल बर्न का पुत्र था। तो हमें इनको याद रखना है। क्या? सिरियुस जम्बू का छोटा बेटा राजकुमार, दूसरा कर्नल बर्न। क्या होता है कि यूजीसी नेट के पेपर में अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि निम्न में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, उसमें आ गया है कि तंजौर की महारानी की अनुवादक मिसेज फर्थ थी, ऐसा दिल्ली दरबार में अंकित है। और दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि सिरियुस महाराज जम्बू एवं कर्नल बर्न का भी जिक्र है। अगर आप ये नाम याद रखेंगे तो आप वो स्टेटमेंट सही से समझ पाएंगे, इसलिए ये नाम याद रखना है। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो चबूतरे की छत थी और जो कुर्सियाँ लहरियादार थी वो नीले रंग की थी, है ना। क्या था? चबूतरे की सुंदर छत नीले साटन की थी, राजाओं की कुर्सियाँ भी नीले साटन की थी, पीछे अधिकारियों की कुर्सियाँ लगी थी। तो सिंपल सी बात है, कुर्सियाँ छत का नीले साटन की थी। और सभी राजा कैसे बैठाए गए थे? सभी राजा अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। जिनका प्रांत बड़ा तो आगे, जिनका थोड़ा पीछे छोटा तो और पीछे, जो सरदार तो उनको कुर्सियाँ नहीं मिली, खड़े हैं। तो इस प्रकार बैठने की व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? नीचे से ऊपर तक बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। क्योंकि उनके राज्य के आधार पर उन्हें कुर्सियां दी गई थी। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को चबूतरे पर जगह मिली, जिनके नाम नीचे हैं।
तो चबूतरे पर कितने लोग बैठे? 63 लोग, ये याद रखना है। अब उनके जो नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, महाराजा अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुरी। ये पूरे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, किसी से याद होंगे भी नहीं। आपको क्या याद रखना है? आगे के कम से कम 5-7 नाम याद होने चाहिए और पीछे के 5-7 नाम याद होने चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फैक्चुअल पूछेगा, परंतु अगर पूछ देता है तो हो सकता है कि आगे के 4-5 नाम और पीछे के 4-5 नाम पे खेल करेगा। बाकी आप एक बार इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है? वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की सीढ़ियाँ चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांटी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियाँ और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी कुर्सी उर्सी थी, सब पे नीला कपड़ा ही है। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और दूसरे सरदार, रईस, समाचार पत्रों, संपादकों, यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को, जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। 3,000 अनुमान के होंगे। किलात खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश के संबंध काउंसलर लोग। कुर्सियां भी सिरियूस सरदार के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। ठीक है। दरबार की दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा, कितनी फौज? 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी, और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटनें, भांति भांति वर्दी पहने, चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए, परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने में काम रखती थी। इनके सिवाय राजा लोगों के हाथियों पर, जिन पर सुनहले आमरियां कसी थी, और कारचोबी झूले पड़ी थी। तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारें, भालों की चमक, फरहरों का उड़ना, और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों को भीड़ डटी थी। ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ वहीं हक्का बक्का खड़ा हो जाता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर बाजे वाले थे। शासन अधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर गार्ड ऑफ ऑनर थे। 11:15 बजे तक सब दरबार लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए। ठीक 12 बजे सिरियूस वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे खेमे दरवाजे पर ठहरी। वायसराय के पहुंचते ही बिल्कुल फौज शास्त्रों ने सलामी उतारी और तोपें नहीं छोड़ी। खेमे में सिरियूस ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया, परम प्रतिष्ठित ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से सिरियूस राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। सी लेडी लिटन सिरियूस के साथ थी, और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दोनों तरफ दामन उठाए थे। सिरियूस के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। सिरियूस के चलते ही बंदी जन हेरेल्ड ने अपनी तुरहियां मधुर गीति से बजाई और फौजी बाजे ग्रैंड मार्च बजने लगा। जब सिरियूस राज सिंहासन के मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रैंड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात ग्रैंड सेव द क्वीन ऑफ ईश्वर, यानी कि महारानी चिरंजीवी रहें का बाजा बजने लगा। गॉड ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए शस्त्र झुका दिए। जो ही सिरियूस राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए। सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हुए थे बैठ गए। इनके पीछे सिरियूस ने मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड को आज्ञा की कि महारानी की राज रजस्वी पदवी लेने का विषय पढ़े, अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आशा होते हुए बंदी जनों ने जो 2 पंक्ति में राज सिंहासन के चबूतरे के
चबूते के नीचे खड़े थे, तुरही बजाई और उनके बंद होते ही तुरही बजाई और उसके बंद होने के उसके बंद होने पर मुख्यबंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है। अब हम ये राजाज्ञा पत्र पढ़ने से पहले अभी हमने जो 2-3 पैराग्राफ पढ़ा है उसका अर्थ जान लेते हैं, और वहाँ पे जो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो फैक्ट हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं पीछे। यहाँ से था क्या? यहाँ से था। तो यहाँ से क्या था? यहाँ से पहली बात इम्पोर्टेंट थी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या आ सकता क्वेश्चन, ऐसे कितने क्वेश्चन आ सकता है। दरबार में वायसराय की कितनी फौज हथियार बंद खड़ी थी? कितनी थी? 15,000। ऐसे कितने लोग थे? क्या दिखा? जिन्हें तमाशा देखने का टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3,000 के अनुमान होंगे। तो 3,000 का अनुमान, क्या इनको बैठने की जगह दी गई थी? देखिए, जितने भी नंबर हैं, नंबर तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। नंबर तो बहुत पूछता है यूजीसी। फिलहाल 2-3 सालों से ऐसा उसका जो है तो स्ट्रक्चर बन गया है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है इम्पोर्टेंट। आगे आते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जो जहाँ पे ये सब हो रहा था, तो वहाँ पे 2 लाख के करीब, जहाँ पे दरबार आयोजित था वहाँ पे 2 लाख के करीब भीड़ आयोजित हुई थी यह तमाशा देखने के लिए। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हेरल्ड लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर बाजे वाले खड़े थे। वायसराय जब आए तो तुरही बजने लगी। जैसे ही वायसराय अपने सिंहासन पर बैठे, तुरही बंद हो गई। और आगे क्या है यहाँ पे कि जब वायसराय आए तो उन्होंने क्या, स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद, स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद यहाँ पे वस्त्र धारण किया। उनके साथ श्री लेडी लिटन सीरियस भी थी, है ना। उसके बाद क्या है कि जब उनके स्वागत के लिए क्या बजा, उनके स्वागत के लिए नेशनल एंथम बजा। और नेशनल एंथम ये है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या फिर जहाँ जहाँ मैं अभी यहाँ पे गोला लगा रहा हूँ, ये आपको पूरी तरह गोला जो लगा रहा हूँ वो रटा होना चाहिए। जो जो हाईलाइट है वो आपके रिवीजन में काम आएगा, आप उसको रिवीजन कीजिएगा। जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ये पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, ये पूरी की पूरी पीडीएफ पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बजा, जो कि महारानी विक्टोरिया का है कि गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। तो ये था। और इसके बाद फिर जो वायसराय हैं उन्होंने अपने मुख्यबंदी को राजाज्ञा पत्र पढ़ने की आग्रह किया। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या स्टार्ट होने वाला, इसके आगे होने वाला स्पीच स्टार्ट। तो हम बंदी का जो राजाज्ञा पत्र है वो पढ़ेंगे, और जो वायसराय का राजाज्ञा पत्र है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस वायसराय को यही दिखा कि वायसराय आए, उनकी पत्नी भी थी श्री लेडी लिटन। तो वो थे आए, तो पहले तो उन्होंने भारत का जो भी ग्रैंड मास्टर वस्त्र धारण किया, उसके बाद सिंहासन पे बैठे, है ना। तोपें भी खड़ी थी सलामी के लिए, परंतु अभी तोपें नहीं छोड़ी गई। तोपें कब छोड़ी जाएंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे स्पीच के टाइम पे। यहाँ पे आ गए। अब ये बंदी क्या पढ़ेगा, अब यहाँ पे बंदी पढ़ेगा राजाज्ञा पत्र। अब हम देखते हैं क्या पढ़ता है बंदी। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों के राजा कहाँ पे थे भाई, अधीन देशों के राज संबंधी पदवियों प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें बढ़ा लें। इस एक्ट में यह वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड
के एक मिल जाने के जो नियम बने थे उस अनुसार ये अधिकार मिला है यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो महारानी ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी जिस पर राज की मुहर छपी होगी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801 को राजसी मोहर होने के पीछे प्रकाश किया जाएगा। हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। यह महारानी का राजाज्ञा पत्र है जो कि महारानी ने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। वो साफ बता रही हैं कि जो अभी तक ग्रेट ब्रिटेन के उसमें था अब हमारे शासन पे आ गया है। इसने अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अत्यंत इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया है कि ऊपर लिखी हुई बातों के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझें बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति योग समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राज पत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्र में जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों के नीचे लिखा हुआ वाक्य दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में मैं इंडई इम्पेरिटिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिन का वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी लिखा जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी, तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिन का वर्णन राजआज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वो सिक्के जो राजआज्ञा पत्र के अनुसार अब छपे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता प्रकट न की जाएगी। इस बिंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 यानी 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। तो अभी ये इतना जो पढ़ा तो ये चीफ हेराल्ड ने पढ़ा यानी मुख्यबंदी ने पढ़ा। तो मुख्यबंदी ने यहाँ पे क्या बताया कि भाई महारानी बोल रही हैं कि जब 1 जनवरी 1908 से मतलब राजसी मोहर करने के पीछे मतलब क्या है कि महारानी को जब आयरलैंड का राज भी मिला उस समय उनको यह अधिकार मिला कि जितने भी उनके अधीन देश हैं उनका जो है अधिकार कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। और उसको यह अधिकार होगा कि वह वहाँ पे कोई नया पद बना दे या कोई पद घटा दे। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि महारानी क्या बोलती हैं कि जो भी सिक्के हैं जो कि हमारे यानी कि यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के चल रहे हैं और जो राज्यों पे सिक्के चलाए जाएंगे वो सभी जो है तो चलते रहेंगे जब तक कि हम कोई दूसरा नियम इस तरह की राजआज्ञा पत्र द्वारा जारी न करें। जब चीफ हेराल्ड ने यह पत्र पढ़ लिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है कि जब चीफ हेराल्ड ने राजआज्ञा पत्र अंग्रेजी में पढ़ चुका
तो लोगों ने तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी में मौजूद थे 101 तोपों की सलामी हुई। देखो बोला था ना 101 जो तोपों की सलामी कब होगी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब चीफ हेराल्ड ने राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो चीफ हेराल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू तर्जुमा पढ़ा, सॉरी पहले चीफ हेराल्ड पत्र पढ़ेगा, उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे वो उर्दू में उसका ट्रांसलेट पढ़ेंगे। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खानों से जो दरबार के मैदान में मौजूद थी 101 तोपों की सलामी हुई। 34 स्लोप होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दागी और जब 101 सलामियों तोपों से हो चुकी तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम बजने लगा। देखो महारानी का जो लेटर दिया गया था जिसे चीफ हेराल्ड ने पढ़ा तो कितना स्वागत के साथ हुआ। जब ये लेटर समाप्त हो गया तो क्या हुआ, पहले तो भाई 101 जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने उसका क्या ट्रांसलेट किया, उसके बाद 101 तोपों की सलामी हुई और जैसे ही 33-34 कितना 33-34 तोपों की सलामी हुई तैसे ही वो बंदूक लेके खड़े हो गए एकदम पूरे तैयार। और जैसे ही 101 तोपों की सलामी हुई तैसे ही बंदूकों की जो है बाढ़ें खोली, उसके बाद नेशनल एंथम बजने लगा। और यहीं के साथ ही हम अपना निबंध क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे का जो निबंध है हमारा, यहाँ पे श्री युष के द्वारा जो है तो भाषण दिया जाएगा और जो श्री युष के द्वारा भाषण दिया जाएगा उसको हम कब पढ़ेंगे, कल के वीडियो पे पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो निबंध है उसमें श्री युष वायसराय का पूरा स्पीच है, वो स्पीच को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।